हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज हम लोग समझेंगे वेव से रिलेटेड कुछ टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। आपको बस एक बार समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट है वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन किसे कहते हैं? भाई बहुत सारा वाइब्रेशन हो रहा है जिसमें से वन वाइब्रेशन कहलाएगा, है ना। कोई वेव है, ठीक है। अब देखो वेव चलती कैसे है। जहाँ से स्टार्ट होती है वेव, वहाँ से बिल्कुल सेंटर से जो एक लाइन खींची जाती है, ठीक है। तो सेंटर से बिल्कुल एक लाइन होती है, उसे कहते हैं हम मीन। जैसे हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। इसे भी हम नॉर्मल कह सकते हैं या मीन कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पे एक लाइन है और उसके चारों ओर जो भी मॉलिक्यूल इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, वो एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट कर लेता है तो उसे ही कहते हैं वन वाइब्रेशन। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक उसका वन वाइब्रेशन कहलाता है, ठीक है। आप इस फिगर से समझो, आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट है वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है? तो लेंथ ऑफ वेव ऑफ वन वाइब्रेशन। ये जो आपने वाइब्रेशन बनाया ना, वन वाइब्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक का, यही जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितनी डिस्टेंस वन वाइब्रेशन में कंप्लीट हो रही है, उसी को कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं। कभी वाइब्रेशन छोटी छोटी डिस्टेंस को कवर करता है, कभी वाइब्रेशन बड़ी बड़ी डिस्टेंस को कवर करता है ना। तो इसका वेवलेंथ कम या ज़्यादा हो सकता है। दो टर्म हो गए। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। बहुत ही सिंपल है। क्या होता है देखो ध्यान से, जब कोई वाइब्रेशन होता है तो उसकी लेंथ जो है, उसकी जो वेवलेंथ है, इस तरह से ट्रेवल करती है। ऊपर जाएगी एक बार और एक बार नीचे मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगी, है ना। तो देखो एम्पलीट्यूड उसे कहते हैं जितना वो मैक्सिमम पॉइंट तक ऊपर गई, ठीक है, या फिर जितना वो मैक्सिमम पॉइंट तक नीचे गई, उसे ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। जितना उसने यहाँ से स्टार्ट किया और मैक्सिमम जितना पॉइंट तक पहुँची वो, उससे कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये दोनों हमेशा सेम होगा। मान लो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड 10 ही होगा, है ना। अब ये डिस्टेंस में नाप रहे हैं हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा। और एम्पलीट्यूड को हमेशा ए से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए से इसको, ठीक है। इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में किसी काम को कितनी बार किया गया है, ठीक। तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय वेव 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन किया है किसी बॉडी ने, उसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लाइक एक बॉडी है, वो वाइब्रेट कर रही है, तो 1 सेकेंड में वो मान लो 10 टाइम वाइब्रेट कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी। अब हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज है इसकी यूनिट, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं एफ से या फिर स्मॉल एन से, स्मॉल एफ या स्मॉल एन, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकेंड में 15 या 50 टाइम वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यानी 1 सेकेंड में जितना भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ओके, अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है। फ्रीक्वेंसी जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा, वैसे ही टाइम पीरियड भी है कि 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन करता है उसे तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन वन वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में किसी भी बॉडी को जितना टाइम लगा, उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो अगर दे रखा है कि कोई बॉडी है, वो 1 सेकेंड में 10 टाइम वाइब्रेशन करती है, तो 10 टाइम वाइब्रेशन क्या हो गया? ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। और इसका टाइम हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे, 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.1 सेकेंड, ठीक है। यानी इसका टाइम क्या आया? 0.1 सेकेंड में वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय वन वेव कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इसे हम टी, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से नहीं। यूनिट होती है इसकी सेकेंड। ओके, अब देखो नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग ऑन लाउडनेस ऑफ साउंड। किसी भी लाउडनेस को, यानी कितनी तेज़ी से आवाज़ क्रिएट हो रहा है, कितनी तेज़ी से साउंड क्रिएट हो रहा है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो देखो एक तो एम्पलीट्यूड इफेक्ट करेगा, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि एम्पलीट्यूड क्या होता है?
क्या बात की हम लोगों ने। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई वेवलेंथ है, वो जितना वो मैक्सिमम ऊपर और नीचे जाएगा उसे ही उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। लाइक ऐसे जितना वो इस जगह से यहाँ तक वो मैक्सिमम लेंथ कवर करेगा उसे ही हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़ोर से आवाज़ निकलेगी, यानी उतनी ही तेज़ साउंड भी प्रोड्यूस होगा। यानी ये एक तरह का फैक्टर हो गया। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर एक तरह का वो होता है जो आपकी फंक्शन को फास्ट कर दे या स्लो कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड एक फैक्टर हो गया जिससे आपकी जो साउंड है वो तेज़ हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है, इससे भी कम हो रहा है, तो आपकी साउंड कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी वैरी करती है। मान लो आपके घर के अंदर से ही कोई आपकी आवाज़ दे रहा है तो आपको जल्दी सुन लोगे, लेकिन घर के बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है तो आप देर से सुन पाओगे। यानी कि साउंड आपके पास घर के अंदर से जल्दी आ जा रहा है, लेकिन घर के बाहर से वही साउंड आपको देर से सुनाई दे रहा है। यानी कि साउंड डिस्टेंस पर वैरी कर सकती है। ज़्यादा डिस्टेंस में जो साउंड होगा आपको कम सुनाई देगा और कम डिस्टेंस में आपको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, वही साउंड। ठीक है, तो डिस्टेंस भी वैरी करता है किसी भी साउंड के लिए। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है। कैसे? मान लो किसी का सरफेस एरिया छोटा सा है, किसी का सरफेस एरिया बड़ा सा है। लाइक हम ऐसे ऐसे ताली बजाएं, ठीक है, क्लैप करें, तो ये हमारा जितना भी पाम का सरफेस एरिया है उतना ही आवाज़ प्रोड्यूस होगा, उतना ही साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम कोई बड़ा सा बर्तन ले लें और उसको पास में ऐसे ऐसे उसको टैप करें तो क्या होगा, उससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। यानी कि सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा। लाइक आप ये तबला दोनों देखो, ये इसका जो सरफेस एरिया है कम है, जबकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसमें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसमें साउंड कम प्रोड्यूस होगा। तो यानी एक फैक्टर ये भी हो गया। फिर है डेंसिटी ऑफ मीडियम। हमने आपको पहले भी बताया था, जब किसी मीडियम में ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज़्यादा डेंस्ड होंगे, तो वहाँ पर साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, है ना। लाइक सॉलिड में ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, जबकि एयर में कम साउंड प्रोड्यूस होगा क्योंकि सॉलिड में ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, डेंस्ड होते हैं, जबकि एयर में कम मॉलिक्यूल होते हैं और दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इफ़ेक्ट करते हैं लाउडनेस को, यानी हमारी आवाज़ की जो तेज़ी है, कितनी तेज़ हम बोल सकते हैं या फिर किसी चीज़ से कितना साउंड निकल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।